जंगलों जहाँ जहाँ पानी खाने पीने की व्यवस्था हुई, तो वो इंसान के लिए भी जरूरी है, पशु पक्षियों के लिए भी जरूरी है और जंगल के लिए भी जरूरी है। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो उसमें बहुत जरूरी है कि अभी अब सरकार पहले शौचालय बनवाई, अब घर घर में नल जल योजना, पानी की व्यवस्था पर नहीं कर रही केंद्र सरकार। यदि पानी की व्यवस्था पहले करते तो शौचालय बाद में बनाते, तो वो हुआ नहीं। अब सोचा मैंने सोचा जब आप क्लाइमेट चेंज का जवाब देना शुरू किया आपने, मैंने सोचा आप कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं। तो किसी बड़े बड़े साहब ने कभी कहा था ऐसा। एनीवे, इसके बाद एक हिसाब से ये जो हमारा डिस्कशन था, हम अब उस जगह पे पहुंचे हैं जो एक हिसाब से इस टॉपिक, इस हमारे सेशन का जो टॉपिक है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं मुख्यमंत्री से? ये जो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, वो आपने जो पंचायत को पावर दिए हैं ये सैंड माइनिंग को कंट्रोल करने में, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं? कौन से पावर्स नीचे जा सकते हैं पंचायत को? देखिए, अभी हम लोगों ने पंचायती राज तो हमारे यहाँ लागू है, पेशा कानून 1996 से बना हुआ है। नियम बनाने का काम अभी हमने किया, मतलब 1996 के बाद से उसे नियम बने नहीं थे, तो उसको पंचायतों को, ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाना। तो उसमें खासकर ये जो पेशा है वो जो अनुसूचित क्षेत्र है, हमारे यहाँ करीब 146 ब्लॉक है, जिसमें से 85 जो ब्लॉक है वो अनुसूचित मतलब ट्राइबल के लिए आरक्षित है। तो उन ब्लॉकों में जो पेशा कानून जो नियम लागू होगा, तो उसमें ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है कि उनको क्या क्या काम करना है, जंगल में उसके आवंटन के लिए, वहाँ की कानून व्यवस्था के लिए, वहाँ के जो माइनर मिनरल्स के लिए उनको अधिकार दिया गया है कि वो बेचें ना बेचें, कैसे करना, उसको उपयोग किस प्रकार से करना, वो सारे अधिकार दिए गए। वो कैसा चल रहा है अभी? अभी देखिए, पहले तो ये था कि धड़ल्ले से चल रहा था, अभी बीच में हम लोगों ने उसमें ऑक्शन सिस्टम किया, ऑक्शन में भी कुछ शिकायतें आई, लेकिन एनजीटी का उसमें पालन तो हो रहा है, बिना एनजीटी के क्लियरेंस के बिना वो खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कहीं वायलेशन की शिकायत होती है, उसमें कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ये है कि नदी भी बचाना जरूरी है, और नदी यदि बचाना है तो रेत उसमें होना जरूरी है, तो नहीं तो फिर वो भूमि क्षरण भी होगा, और इसलिए मकान बनाने के लिए रेत भी चाहिए, वो भी जरूरी है। बिना, नहीं तो आज तो तमिलनाडु में या वहाँ हो रहा कि समुद्र से निकाल के पीस के फिर उसको मिला रहे हैं सीमेंट में और तब मकान बना रहे हैं। वैसे हमारी छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ नदियों में, नालों में रेत खूब है, लेकिन उसको मतलब ठीक ठाक ढंग से उपयोग करना चाहिए, बेतहाशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। We will have audience questions. Yeah, we can take a few questions if you'd like. Let me just finish with one last question. So we have 15 more minutes, so go ahead. Okay, good, very good. So our topic, actually, we started with Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana, but that is just one initiative and many that the government took. So, but that did give us this idea that there is possibly a discussion around the country, around the world, about minimum basic income. What is your view, Dr. Rajan, on, the Congress party had at one point come up with the Nyaya Yojana that we wanted to implement. It was 6,000 rupees per month, I think, per family. What is your view on, cash transfers of that sort? If you do like them, should they be conditional? Should they be unconditional? What is your view on minimum, basic income or universal basic income? So I think that you have to give poor households enough cash that they can take care of some minimum requirements, including education, including healthcare. I would say, by and large, you should rely on them to make reasonable choices. You don't want to say, आपको इस पे खर्च करना है, उस पे खर्च करना है. Let them decide. They're wise enough to decide. But I think it should be targeted. And
How much depends. I don't know if 72,000 a year is the right amount, but I don't think it should go to everyone. We can't afford it. We can't afford it. I think it should be very targeted, and it should be enough for a reasonable investment in children, in healthcare, etc. Because the ultimate aim is not to keep them on that income, is to help them grow out of that income so that they can have, better jobs, better chances in life. So I would say targeted, not conditional. Don't put too many conditions. Once you put conditions, then you create the conditions for corruption, this, that. Not too many conditions. But it has to be enough for basic needs. But the idea is not to keep them permanently there. The idea is that they grow out of it so that somebody else can benefit from it. And are there examples around the world where entitlements were given and then taken away from people? You don't take them away, they grow out of it. Means it comes down as they make more incomes outside. Okay, I see. So you won't, taking away is not possible. Not possible. But they grow out of it, and it has to be smooth so that they don't suffer a huge cost if they get a better job. Okay. आपकी क्या राय है इस बारे में कि जैसे न्याय योजना थी या जैसे पीएम किसान योजना है जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं लोगों को, उनको बेनिफिट दे रहे हैं, तो आपकी जाती राय क्या है ऐसी चीजों? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि आप केवल पैसा ट्रांसफर कर देंगे किसी को भी, तो वो एक उपभोक्ता बनेगा वो, और वो मार्केट को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो गरीब का गरीब रहेगा। लेकिन यदि आप उसे उत्पादक भी बनाएंगे, उत्पादक बनाने के लिए आप सपोर्ट करते हैं, जैसे हम पीएम जो किसान सम्मान निधि है और हमारे में अंतर क्या है? हाँ, ये बताइए। अंतर ये, वो कोई किसानी करे या ना करे उसको पैसा मिलेगा पीएम सम्मान निधि में। हमारे में ये है कि वो किसान मेहनत कर रहा है, उसमें उत्पादन कर रहा है और वो बेच भी रहा है, तो उसे खरीदने की भी व्यवस्था है ना। भाई, आप प्रधानमंत्री क्षेत्र में चल दीजिए तो 1100 रुपए क्विंटल में धान बेच रहे हैं, हमारे यहाँ हम 1900 रुपए क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, और उसके बाद 9000 रुपए दे रहे हैं प्रति एकड़। तो जो मेहनत कर रहा है उसको पैसा दे रहे हैं। इसी कारण से मैं शुरू में बताया कि हमारे किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, उत्पादन में भी और रकबा भी। जो खाली पड़ी हुई जमीन थी उसमें खेती करना शुरू कर दिए, तो वो मेहनत करने लगा। जब हर इंसान यदि मेहनत करने लगेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय संपत्ति भी बढ़ेगी उससे। आप खाली बैठे बैठे दे देंगे तो वो उपभोक्ता बन सकता है, वो राष्ट्र के विकास में सहयोग नहीं कर सकता। यदि वो उत्पादन कर रहा है उसको सपोर्ट आप करोगे, जो मेहनत करने वाले उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कराएंगे, उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका उपभोक्ता भी बनेगा, उत्पादक भी बनेगा। तो एक हिसाब से ये कंडीशनल ट्रांसफर हो गया, जिसमें अगर आप किसानी कर रहे हैं तो आपको ये पैसा मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन डॉक्टर राजन जैसे एक्सपर्ट आपको कहेंगे कि इसमें करप्शन का खतरा होता है। नहीं, हम तो डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं। आप डायरेक्ट पैसा इसमें कम चांस है। जमीन के अगेंस्ट जमीन वो तो रिकॉर्डेड है, जमीन है। अच्छा, और जैसे हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, इसमें क्या करप्शन होगा? उतना सामान तो हम उससे खरीद रहे हैं। अगर कोई वहां से कहे कि भाई हम इसमें कोई ऐसा चांस है कि कोई के हम तो किसानी कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हो, ऐसा हो सकता है? वो तो धान बेचने आएगा ना। हाँ, आई सी। सोसाइटी में धान बेचने आ रहा है, सो वो तो रिकॉर्ड में है। इसलिए मैं बताया कि 2017 में 15 लाख किसान थे, आज वो किसानों की संख्या बढ़ के 23 लाख है। धान का रकबा 22 लाख था हेक्टेयर में, आज 30 लाख हेक्टेयर है। धान 70 लाख मीट्रिक टन था, आज 98 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो उत्पादन भी बढ़ा, जमीन का रकबा भी बढ़ा, किसानों की संख्या भी बढ़ा, पैसा भी लगा। और इसी में ये डिफरेंस है मेरे ख्याल में। तेलंगाना के हमारे जो एआईपीसी के लोग थे वो बात कर रहे थे कि रायतन बंधु जो उनकी स्कीम है उसमें आप कुछ करें ना करें आपको पैसे मिलते हैं, तो लोग बेसिकली पैसे ले रहे हैं, जमीन है लेकिन काम नहीं कर रहे। आपकी स्कीम मेरे ख्याल में उस लिहाज से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन
मुल्क को पता चलना चाहिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का क्या, मैं नहीं कहूंगा कि आपका कोई अलग मॉडल, थोड़ा मुल्क को सीखना चाहिए एक दूसरे स्टेट से। अगर आपका कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो हमें ज्यादा फिर उसको थोड़ा, मैं नहीं कहूंगा कि हमें प्रोपेगेंडा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा मार्केट करना चाहिए ताकि बाकी स्टेट्स को फायदा आ सके, कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हर प्रदेश में किसानों को यदि आप इस प्रकार सपोर्ट करेंगे, उसके उत्पादन, उसे खरीदी की व्यवस्था, मान लो आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ सेब यदि खरीदने की व्यवस्था कर दें तो किसान क्यों दुखी रहेगा? और उसको वैल्यू एडिशन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और ज्यादा कीमत भी मिलेगा। तो इससे मुझे कुछ मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि छत्तीसगढ़ का भी अपना अपना एक मॉडल है। ये मुझे समझाइए, ये छत्तीसगढ़ी कल्चर, ये कल्चर क्या है? ये छत्तीसगढ़ी जो आपने एक आइडेंटिटी यहाँ पे, मैं सुनता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुछ छत्तीसगढ़ी आइडेंटिटी एक हिसाब से थोड़ा हट के हमारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक से, लेकिन इन सम वेज लिंक्ड है। तो ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ के हमारे बाकी लोगों को बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहचान सांस्कृतिक पहचान है। मान लो आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है, लेह का अलग है, अलग अलग ट्रेडिशन है। तो हमारे यहाँ भी उसी प्रकार से यहाँ की ट्रेडिशन है, यहाँ की संस्कृति है। और इसमें आप देखेंगे कि आदिवासी 32% हैं और बहुत सारी उसकी जातियाँ हैं। तो उसके अलग अलग, जैसे आज जो नृत्य किए वो बस्तर के हैं, लेकिन पूरे बस्तर में इस प्रकार से नृत्य नहीं होते। थोड़े थोड़े दूरी में अलग अलग जो उपजातियाँ हैं आदिवासी को अलग अलग नृत्य है, अलग अलग सीजन में उनके नृत्य होंगे। और छत्तीसगढ़ की हमारी जो संस्कृति यहाँ यदि कहेंगे तो हजारों साल पुराना है। तो हमारी संस्कृति प्राचीन होते हुए भी हर युग में इसका अपना महत्व रहा है। यदि बौद्धकालीन भी बात करेंगे तो भगवान बुद्ध के बाद यदि संतों में आप देखेंगे, नागार्जुन का बड़ा नाम है बौद्ध। तो नागार्जुन का कार्य क्षेत्र यही छत्तीसगढ़ था, सिरपुर रहा। यदि राम के कार्य बात करें तो सबसे ज्यादा समय भगवान राम ने वनवास के समय यही गुजारा, क्योंकि ननिहाल यही। कृष्ण भी यहाँ आए, आरंग में यहाँ उनका आना हुआ था। तो हर युग में आजादी के समय भी कहेंगे तो राष्ट्रीय जितने भी हुए उसमें हमारी भूमिका रही। चाहे 1857 की गदर हो तो हमारी भूमिका थी, शहीद वीर नारायण सिंह से लेके आप ज्ञान सिंह की बात करें, सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और फिर साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे, सबसे पहला जो उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह, सबसे पहले हमारे यहाँ लिखा गया। तो साहित्यिक, सांस्कृतिक, पत्रकारिता आप कहेंगे तो सबसे पहली शुरुआत छत्तीसगढ़ से। यदि आप लोहा बनाने की भी बात करेंगे तो वो कम टेम्परेचर में कैसे बिना रस्ट के लोहा बनाने की विधि हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हमारी छत्तीसगढ़ की अपनी भूमिका रही है। तो हमारी जो संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। लेकिन हम लोग बहुत लो प्रोफाइल वाले लोग हैं, कम में संतोष करने वाले लोग हैं। हमें थोड़े में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हमको बहुत ये इकट्ठा करके रखो। ये संत ऋषि परंपरा के लोग हैं यदि कहा जाए छत्तीसगढ़ के लोगों को, थोड़े में संतुष्ट रहे, प्रकृति के साथ रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्त मौला लोग हैं और बहुत ईमानदार लोग हैं, सहज सरल लोग हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बोला आपने। अब 2 लास्ट इंटरवेंशंस, पहले मैं डॉक्टर राजन के पास जाऊंगा और आपको मैं टाइम दूंगा। आपका जो लास्ट इंटरवेंशन है उसका मैं आपको पहले ही बताऊं। मैं आपसे ये कहूंगा कि जब हम, मुझ जैसे लोग जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते थे, हमसे वो इंटरव्यू में पूछते थे, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 to 10 years? उसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन छत्तीसगढ़ इन द नेक्स्ट 5 to 10 years? लेकिन दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, आप सोचिए उस पर। Dr. Rajan, this is obviously a unique opportunity. Again, I thank you, and we have one more session with you tomorrow. We are so grateful. To the Chief Minister, if you had to give him one suggestion, something that you think Chhattisgarh should be looking out for, what is it that you would tell the Chief Minister? What should he be doing while he is the Chief Minister? He's the leader of the state. What can he do that would benefit
Chhattisgarh or maybe the country? What is it that, or what should he be? What should he, as a senior leader of the Congress Party, one of the main opposition party here, what should we be thinking about when we think about India, when we think about Chhattisgarh? What should we be watching out for? See, I think to give good advice, you have to know the state well. वो बाहर से आके थोड़ा एडवाइस देना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे 2015 में आया था 2 दिन के लिए, अभी 2 दिन के लिए हूँ, 4 दिन में क्या एडवाइस दूंगा वो तो. But you know India well. India, I know reasonably. I'll tell you what's on my mind. Okay. What's on my mind is I really fear we are losing our children because of what happened in COVID. I think Chief Minister gave us some thoughts on how they're helping, but I think whatever help we give, we need to give more. Because those 2 years, children haven't been in school. They've forgotten so much. Getting them back to school, if we just put them, they were in 2nd grade, we put them in 4th grade. I think they will not be able to keep up. And many children will find they don't understand what's going on in class, they will leave, they will drop out. And this will be more in the case of the poor children. We have so many Adivasis in this state. The problem will be more there. I really think we should be checking to see how they're doing. Lot more of these, ये जो एसर करती है या प्रथम करती है, go in, check what they're learning, and see if they need more help. Because otherwise we're going to lose this whole, from class 1 to class 12, all those children have suffered 2 or 3 years worth of education loss. And if they just move on without recognizing that, it'll be a real problem because they'll be so weak. I think there's a good chance of helping them by putting more resources to work. And that'll create some jobs for some time, but I think it's the most important investment we can make across the country. I know Tamil Nadu is trying to do it, but even Tamil Nadu is having, it's not that easy. They've recruited some 2 lakh people to help the existing teachers in order to bring the students up to speed. And they found 5 lakh children had left the schools. Wow. So this is a big problem. I would say we need to face this problem in India. Otherwise, we have a lost generation. Now, आपने तो notice लिया होगा इस चीज का. Now, please think about it. One quick step would be to do a kind of an assessment to where we are, baseline assessment कि क्या हुआ है, reading levels में क्या हुआ, and that can be done relatively quickly. At least problem का पता होगा. Unfortunately, what I see in India is that at least the government doesn't seem to, at least the central government doesn't seem to accept that there are problems. जब आप data को छुपाएंगे, जब आप problems को accept नहीं करेंगे, then you cannot really solve those problems. I haven't heard much talk in Delhi about this being a problem. Well, I think in the states you can see that they're seeing this as a problem. But Delhi is not talking about it. It's talking about we'll create some electronic resources. But you also need to see what's happening in the schools and exactly testing, baseline testing, I think. तो आपने तो अपने जवाब सोच लिया होगा कि 5-10 साल में आप खुद कहाँ देखते हैं और छत्तीसगढ़ को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं कहाँ रहूंगा तो ये तो पार्टी तय करेगी और जनता तय करेगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है. छत्तीसगढ़ कहाँ जाए ये जरूर सोचता हूँ. छत्तीसगढ़ में हमारे पुरखों ने जो सोचा था समृद्ध छत्तीसगढ़, ये चूंकि शांति के टापू है, एक बार छत्तीसगढ़ आ जाए ना तो उसके बाद छत्तीसगढ़ छोड़ते नहीं. तो वो जो वातावरण है और हमारे आदिवासी उन्मुक्त जीवन प्रकृति के साथ व्यतीत करने वाले, तो उसी प्रकार के शांति भाईचारा का वातावरण फिर से बने. दूसरा, समृद्धि आए.
जिस प्रकार की जिस समय हम लोग काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, तो सबके यहाँ समृद्धि आए और फिर उनके पास समृद्धि होगी तो फिर आगे जनरेशन उसकी मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हम कर ही रहे हैं, आगे वो क्या करना चाहते हैं वो उन पे छोड़ना चाहिए। लेकिन वो क्या वो सपना तो देख सकें, उसके घर में इतनी संपत्ति तो रहे कि वो बच्चे आगे जाना है उसके उसना आधार तो हम खड़ा कर दें, तो फिर आगे खुद बढ़ जाएंगे। Chaliye, this is a good note to end on. That unfortunately we don't have time for questions, I'm told, right? So and the Chief Minister has to leave. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका. जी धन्यवाद. Dr. Rajan, thank you so much. This is an illuminating discussion. A round of applause. Thank you. Before we conclude, I'd like to request Honorable Chairman Dr. Shashi Tharoor to please come on stage. We have a small memento, sir. A small memento here.